हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास के अंदर हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की मैराथन क्लास करेंगे। बेसिकली एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम जो कंप्लीट सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। सो मैराथन क्लास रहेगी, काफ़ी लंबी क्लास ही रहने वाली है। सो मेक श्योर आप अपनी पानी की बॉटल साथ में रख कर बैठे एंड एक डायरी अपनी या रजिस्टर जिसमें भी आप नोट्स बनाते हैं और साथ में अपनी एक पेन जो है पेन पेंसिल लेकर बैठे, ठीक है। एंड देन इस क्लास को शुरू करें ताकि आपको जो है अपने रिवीजन पॉइंट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्टेज के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया, ठीक है। अब देखो, दो पीडीएफ हैं, एक पीडीएफ ये है मेरे पास और एक ये वाला है, ठीक है। इसमें मैं शुरू का आपको थोड़ा सा कराऊंगी क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट थी कि मैम हिंदी में भी थोड़ा सा कराया जाए क्योंकि उन्हें हिंदी के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, ठीक है। तो इस वाली शुरू के मतलब जब तक हम चैप्टर का बेस बना रहे हैं, सब्जेक्ट का बेस बना रहे हैं, तब तक थोड़ा बहुत हिंदी में समझते हैं, फिर इंग्लिश में स्विच कर लेंगे। फर्स्ट इज सोशल हिस्ट्री क्या है भाई इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की। तो देखो, हमारे देश में ना बहुत इतिहास अगर आप उठाओगे तो बहुत लोग आए और गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको प्री कॉलोनियल पीरियड से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। प्री कॉलोनियल पीरियड कौन सा है? ब्रिटिश जो थे उनके आने से पहले वाला टाइम, ठीक है, जब मुगलों ने राज किया, ठीक है, या उससे पहले गुरुकुल वाला जो टाइम था एंशिएंट इंडिया का, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी हमारी ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत सारी क्लासिकल भाषाएं हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी थी? संस्कृत, पर्शियन, अराबिक, रिलीजन, रीजनल लैंग्वेजेस, ये सब, ठीक है। अब ये देखो, अराबिक हो गया, ये सब उर्दू हो गया, ये मुगलों के साथ लैंग्वेजेस आई थी। संस्कृत और ये सब पहले से चल रही थी एंशियंट इंडिया से। पर्शियन वगैरह जैसे लोग ट्रेड वगैरह के लिए आए तो ये भाषा भी इंडिया के अंदर आ गई थी, ठीक है। तो प्री कॉलोनियल तक ऐसा था। इसके बाद आता है कॉलोनियल पीरियड, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का टाइम था। देखो, इसी टाइम पे ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अपने यहाँ स्थापित किया इंडिया के अंदर ट्रेड और गवर्नेंस के लिए। और ग्रेजुअली वो आए तो ट्रेड करने थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, बट टोटली उन्होंने हमारे देश पे कब्जा जमा लिया था, ठीक है। अब हम इसको सिर्फ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के। तो देखो, यहाँ पे मकुले का मिनट आता है 1835 में, ठीक है। ये इंडियन एजुकेशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है। इनका पूरा नाम था बेबिंगटन मकुलेज मिनट, ठीक है। मकुले ये इनका नाम था, इसके पूरे जो मिनट था उसको इस नाम से जाना जाता है, इन्हीं के नाम से। इन्होंने इंग्लिश को एम्फेसाइज कर दिया, ठीक है। मतलब कि अब जो इंडियन स्कूल्स में एजुकेशन दी जाएगी वो इंग्लिश मीडियम में दी जाएगी, ठीक है। ही कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ क्लास ऑफ पीपल। मतलब आप ये क्या था, बेसिकली ऐसे लोग इंडिया के अंदर बनाना चाहते थे जो खून से तो इंडियन हो, ड्राई ब्लड इंडियन हो, कलर से भी इंडियन हो, पर टेस्ट में इंग्लिश हो, ओपिनियन में इंग्लिश हो, मॉरल्स में इंग्लिश हो, भाषा से इंग्लिश हो। ऐसे लोग ये बनाना चाहते थे और ये कर भी गए। आज भी यही चल रहा है। हम इनकी संस्कृति को ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो इनके खान पान हो, वेशभूषा हो, इनकी भाषा हो, ठीक है। इनके जो आज के टाइम में ट्रेंड्स चल रहे हैं वो नींव ये रख गए थे उस टाइम पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन। इन्होंने देखो बेसिकली जो हिंदी मीडियम इंस्टीट्यूट्स थे ना उनको धीरे धीरे कम किया और इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट्स लेकर आए। हिंदू कॉलेज आ गया था 1817 में कलकत्ता के अंदर, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे आ गई, फिर कैलकटा में, मद्रास में इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से जो है पढ़ाई होने लग गई थी, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पे एक स्टेटस का सिंबल बन गया था कि जिसे इंग्लिश बोलनी आती है हाई क्लास
मतलब इन्होंने एक ऐसा स्टेटस क्रिएट कर दिया था। और आज भी आप देखोगे ना सोसाइटी में ये चीज़ है, बहुत है ये चीज़, ठीक है। तो इंग्लिश जो है वो पावर, गवर्नेंस और सोशल प्रेस्टीज का, ठीक है, इससे इजीली जॉब्स मिलती थी, आप एक इलाइट मेंबर बन जाते थे, ठीक है, एक हिस्सा बन जाते थे उनकी ही जाति का, लगा लो एक तरह से, ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, ठीक है। इसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसके बाद हमने रिटेंशन, इंग्लिश को रखा, फेंक नहीं दिया, ठीक है। इंग्लिश हमारे यहाँ पे रही, हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ओवरऑल, ठीक है। हम 3 लैंग्वेज फार्मूला लेकर आए कि एक बच्चा जो है स्कूल में 3 लैंग्वेजेस सीखे, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज की बात की गई, या इंग्लिश, हिंदी और एक एंशियंट लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है, एज पर जो बच्चा जिसमें इंटरेस्ट रखता है। ग्लोबलाइजेशन इरा आया 1991 पे, इसमें हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात की। यहाँ पे इंग्लिश को हमने जॉब मार्केट बना दिया, आईटी कॉर्पोरेट्स के अंदर या हायर एजुकेशन में जो है ये यूज़ होने लगी, क्योंकि हो क्या रहा था, हमारे यहाँ पे बाकी कंपनियां बाकी देशों से सेटअप हो रही थी, और हमारे यहाँ से भी जो है काफ़ी कंपनियां विदेशों में सेटअप हो रही थी, तो इंग्लिश मार्केट आ गई थी, इंग्लिश लोग बोलने वाले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो चीज़ कंटिन्यू होती चली गई और आज भी चल रही है, ठीक है। चलिए ये था। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक है पेडागोजिकल एनालिसिस। देखो, कभी भी किसी भी टॉपिक पे पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आए, आपका एक तो ये पेडागोजी सब्जेक्ट है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, इसके साथ भी जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें भी ये टॉपिक है, ठीक है। पेडागोजिकल एनालिसिस को मैं ऐसे समझाऊंगी आपको कि आप इसको दूसरे सब्जेक्ट में भी यूज़ कर पाएंगे, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है हिंदी में शैक्षणिक विश्लेषण, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये, जिसके तहत टीचर जो है वो ब्रेक डाउन करती है जो उसका चैप्टर है उसके कंटेंट को, ठीक है, या यूनिट को, ठीक है, ताकि उसको टर्म मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, यानी कि एक व्यवस्थित रूप से बालकों को पढ़ाया जा सके, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग पॉइंट्स, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग एड्स, लर्निंग आउटकम्स, इवैल्यूएशन, ये सब इसके अंदर होगा, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में होगा, ऐसे जो ये लिखा है, ये फिर ऐसे करके होगा, अभी आगे इसको देखेंगे हम, ठीक है। तो ये होता है पेडागोजिकल एनालिसिस, यानी कि शैक्षणिक विश्लेषण, ठीक है। अब इसकी नीड क्यों है, देखो इससे बेटर प्लानिंग होती है, जब हम सीक्वेंस में करते हैं, एकदम सारे लेसन को एक साथ ना करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करते हैं, ठीक है। इससे क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं कि भाई इस यूनिट को, इस लेसन को पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम डिफाइन भी करते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, 3 हिस्सों में हम उनको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी, कि भाई हमें इस पर्टिकुलर लेसन को या इस यूनिट को हमें किस मेथड से पढ़ाना है, हम वो पेडागोजिकल एनालिसिस करते वक्त उस लेसन का, उस यूनिट का पर्टिकुलरली जब हम पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं तो हम सही मेथड भी चुनते हैं, ठीक है। देखो पेडागोजिकल एनालिसिस पूरी यूनिट का भी हो सकता है, यूनिट मीन्स एक यूनिट में अगर आप लगाओगे तो 3 से 4 चैप्टर होते हैं, या जनरली मैक्सिमम 5 से 6 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आप पूरी यूनिट का भी पेडागोजिकल एनालिसिस कर सकते हो, या एक एक करके आप चैप्टर्स का कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ये इंश्योर करता है करिकुलम कंटेंट रेलेवेंस, यानी कि जो हमारा पाठ्यचर्या है, हमारी पाठ्यक्रम है हमारा, हम उसी से ही लिंक्ड रहें, हम आगे लाइक कुछ और पे ना बढ़ जाएं, समझ रहे हो, कि हम रेलेवेंस खो दें,
हम कभी कभी पढ़ाने लगते हैं ना, तो हम सिलेबस से ही लिमिट नहीं रख पाते, थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस चले जाते हैं, तो वो चीज़ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकॉपरेटिंग टीचिंग एड्स। यहाँ पे पेडागोजिकल एनालिसिस करते वक्त हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी सामग्री का यूज़ करना है पढ़ाते वक्त, यानी कि टीचिंग एड्स का। टीचिंग एड्स को टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहा जाता है। साथ में हमें पढ़ाते वक्त कौन सी एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियों का यूज़ करना है जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए पढ़ने में, ठीक है। अब देखो इसके इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो ये लैंग्वेज स्किल बच्चे की डेवलप करता है, सभी लैंग्वेज स्किल, LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। दूसरा है ये क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर बढ़ाता है, यानी कि उनकी आलोचनात्मक सोच बढ़ती है, ठीक है। अगला है ये बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाता है, कि बच्चे अब खुद से उनकी वोकैबलरी बढ़ गई है, उनके पास शब्दों का भंडार ज़्यादा है बोलने के लिए। वो अगर आप एक शब्द दोगे तो उससे सेंटेंस बोल पाएंगे, एक पैराग्राफ बोल पाएंगे, यानी कि कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, ठीक है। आप उन्हें बोलते हो एक स्टोरी सुनाओ शेर पे, तो वो खुद से उस स्टोरी को बना के बोल भी पाएंगे। बना तो देखो फिर भी पाते हैं, पर बोलना मुश्किल होता है थोड़ा, तो वो भी कर पाएंगे। नेक्स्ट इज पर्सनल एंड मॉरल डेवलपमेंट। बिल्कुल देखो इसके थ्रू बच्चों का पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत और नैतिक विकास बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ भी एक पेडागोजिकल एनालिसिस है प्रोज पे, ठीक है। प्रोज पे बनाने को आपको आ सकता है, या पोइट्री पे आ सकता है। बेसिकली क्या है, अब मैं आपको जो सिखाऊंगी इसमें, ठीक है, ये तो एक मैंने पोयम पे ले लिया है, द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी, ठीक है। या लेट सपोज ग्रामर का आता है, तो ग्रामर में हम एडजेक्टिव्स ले सकते हैं, ठीक है। और भी कोई आता है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। अभी जो मैं पेडागोजिकल एनालिसिस आपको बता रही हूँ ये जनरल बताऊंगी, जो सबके लिए यूज हो सकता है, कोई भी टॉपिक के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम यूनिट को आइडेंटिफाई करते हैं, ये किस सब्जेक्ट का है। लेट सपोज अभी इंग्लिश पढ़ रही हैं तो इंग्लिश का होगा। इसके बाद ये किस क्लास का है, लेट सपोज हम इसको, ये 10th क्लास का चैप्टर है तो 10th क्लास। टॉपिक यहाँ पे है द लास्ट लीफ, यही चैप्टर का नाम है। इसके ऑथर हैं ओ हेनरी, ठीक है। ये टाइप क्या है इसका, प्रोज, ठीक है। तो पहले ये सब चीज़ें लिखते हैं, यानी कि बेसिकली हेडिंग्स हो गई। इसके बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। देखो जनरल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, सिर्फ टॉपिक से नहीं, सब्जेक्ट से। बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना इंग्लिश सब्जेक्ट में, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना इन इंग्लिश सब्जेक्ट, देन बच्चों का में वैल्यूज़ आए, सेक्रीफाइस, होप, फ्रेंडशिप की, ठीक है। अगला है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये जो होंगे ये टॉपिक के बेस्ड होते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड नहीं। बच्चे डिस्क्राइब कर पाएंगे पढ़ के, क्या जो भी पोएम के अंदर, जो भी चैप्टर के अंदर होगा वो डिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक है। या जैसे अगर एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं तो चिल्ड्रन क्या कर पाएंगे, स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स, ये कर पाएंगे तो वो लिखना है। यहाँ पे बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे इस लेसन को, एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आगे आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। बच्चे अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएंगे टॉपिक के बारे में, ठीक है। अगला है टीचिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे उस लेसन की, ठीक है। ये 4 से 5 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है कि उस लेसन में है क्या, ठीक है। फिर उसकी सेटिंग लिखेंगे कि पहले आप क्या पढ़ा रहे हैं, लेट सपोज पहले आप डिफाइन कर रहे हैं उसको, ठीक है। फिर आप बच्चों को वर्ड मीनिंग पढ़ा रहे हैं, फिर बच्चों को जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको दूसरी लैंग्वेज में, और फिर समझा रहे हैं। जैसे इंग्लिश को हम जनरली हिंदी की मदद से बच्चों को समझा देते हैं, या कोई रीजन है जैसे कि केरला है, वहाँ पे अगर इंग्लिश में पोएम है तो उसको मलयाली में भी थोड़ा बच्चों को समझा दिया जाता है, ठीक है। देन प्लॉट समरी, लास्ट में समराइज करेंगे, ठीक है। अब मेथड्स और स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज़ करी वो लिखना है, जैसे एक्सप्लेनेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, ग्रुप डिस्कशन, जो भी उसके लिए यूज़ किया। इसके अलावा भी और हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज
टीचिंग एड्स, अब जो जो यूज़ किए हैं टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री वो लिखनी है। जैसे ब्लैक बोर्ड और चौक तो होगा, इसके साथ पॉइंटर होता है हमेशा, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर हो सकती है, किससे जुड़ी पिक्चर है वो लिखना है। जैसे पिक्चर ऑफ ट्रीज़, मे बी इस चैप्टर में ट्रीज हो तो वो पिक्चर दिखाई हो। शॉर्ट वीडियो क्लिप या एनिमेशन दिखाया हो आपने स्मार्ट बोर्ड पे, वो किसका दिखाया है, तो वो टॉपिक से संबंधित ही यहाँ लिखने हैं, ठीक है। फिर एवेल्युएशन क्वेश्चन, मतलब कि इस चैप्टर से जुड़े जिसका आपने पेडागोजिकल एनालिसिस किया है उसकी 4 से 5 क्वेश्चंस आपको डालने हैं। जैसे हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस ओ हेनरी, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है। चलिए, क्लियर है पेडागोजिकल एनालिसिस। अब आएंगे भाई टीचिंग मेथड्स क्या हैं डिफरेंट, अगर हम बच्चों को, बिगनर्स को इंग्लिश रीडिंग करवाना चाहते हैं तो, ठीक है। पहला है यहाँ पे फोनिक्स बेस्ड अप्रोच। दिस मेथड फोकस ऑन द टीचिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड, जिसमें हम बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, ये अ, ए, बी, सी, डी, ऐसे। अब छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, सी ए टी कैट है तो कैट, मैट, बैट, तो ये ऐसे हम बच्चों को साउंड सिखाते हैं उन लेटर्स से जुड़ी, उन पे ज़्यादा जोर देकर, ठीक है। तो ये फोनिक्स बेस्ड अप्रोच हो गई जिसको हम बिगनर्स के लिए यूज़ करते हैं। रैट, मैट, बैट ऐसे करते हैं ना, और टीचर्स ऐसे नहीं बोलती रैट कैट, नो, रैट कैट, सो दैट उसको स्ट्रेच करें तो बच्चे को पता चले सी की साउंड क है, ई की साउंड अ है और टी की साउंड ट है, ठीक है, कैट, लाइक दिस। चलो, next is whole language approach. This approach emphasizes the holistic nature of reading. Beginners are exposed to complete text and learn through recognize words and meanings in the context. It integrates reading, writing and speaking and listening to develop language skills organically. इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे हम जो है समग्र प्रकृति पर जोर दे रहे हैं, यानी कि होल नेचर, मतलब कि इसमें सारे स्किल्स बेसिकली आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बच्चे को कोई वर्ड मीनिंग पढ़ाते हैं तो किसी कंटेक्स्ट में पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा जनरली कोई भी वर्ड आया, जैसे ग्लैड वर्ड आया, ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है, हमने बच्चे को मीनिंग बता दिया हैप्पी, अब हम उसे किसी कंटेक्स्ट में भी यूज़ करके बच्चे को दिखाते हैं, ठीक है। मतलब इसको सारे, इसको रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज सब करवा रहे हैं इसका LSRW। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस भी फॉर्म करवाया बच्चे को इस पे, आई एम वेरी ग्लैड टुडे, आई गेव अ पेंसिल टू माई फ्रेंड, ही इज ग्लैड नाउ, ऐसे करके बच्चों को सेंटेंस में कंटेक्स्ट हम उस वर्ड का बताते हैं ताकि उसको मीनिंग उसका पता चले, कहाँ उसको प्रैक्टिकली आगे यूज़ कर सकता है ये पता चले बच्चे को। नेक्स्ट है साइट वर्ड मेथड। देखो इस मेथड में बिगनर्स जो होते हैं वो लर्न करते हैं टू रिकॉग्नाइज एंड मेमोराइज हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, साइट वर्ड्स दैट डू नॉट नेसेसरीली फॉलो फोनेटिक रूल्स, मतलब ऐसे साउंड्स जो फोनेटिक्स का रूल फॉलो नहीं करते हैं, जो अलग होते हैं, कहते हैं ना एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, तो वैसे वाले वर्ड्स हम यहाँ कराते हैं। जैसे कि एक शब्द है नोन, इसको हम नोन बोलते हैं, बच्चा क्या बोलेगा, कनोन, क्योंकि वो क की भी साउंड निकालेगा, तो यहाँ पे हम उसको ये बताएंगे कि के साइलेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे फोनेटिक्स का रूल डिफरेंट है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इंग्लिश के रूल्स वगैरह वो साइट वर्ड मेथड में आ गया। नेक्स्ट इज, देखो जो मैं ये एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ ना, ये अपने एग्जाम में आपको लिखने हैं, ठीक है, ऐसा मत सोचना सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ, लिखो इन्हें। लैंग्वेज एक्सपीरियंस अप्रोच, देखो ये जो मेथड होता है ये रीडिंग और राइटिंग के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पे बिगनर जो हैं वो डिक्टेट करते हैं एक स्टोरी या डिस्क्रिप्शन एंड टीचर राइट्स इट डाउन, ठीक है। तो ये मेथड भी बड़ा अच्छा होता है। देन द जो होता है द लर्नर्स रीड द टेक्स्ट एंड दे जनरली रीड द टेक्स्ट एंड दे जनरेटेड, मतलब कि
बच्चा बोल रहा है और आप लिख रहे हो, ठीक है, और फिर बच्चा अब वो पढ़ता है, बोलने की मतलब जब ये प्रक्रिया हो जाती है कि बच्चा बोल रहा है, टीचर लिख रही है, ठीक है, उसके बाद बच्चा जो है अपना खुद से ये देखेगा कि मैंने क्या क्या बोला था, ठीक है, तो वो खुद से अपनी लैंग्वेज को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसमें त्रुटियां भी होंगी, वो उसको भी पहचानेगा, उसको अगली बार और सुधारने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव, हम सिर्फ 5 करेंगे यहाँ से क्योंकि 5 ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स के साथ आप लिखोगे तो अच्छा खासा लिख पाओगे। इसके बाद मैंने और भी डाली, आई थिंक ये 8-10 होंगी, 8 हैं, तो आपको अगर और लगती हैं कि मुझे और एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत है तो वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक रीडिंग दे दीजिएगा बस इसको। टीचर रीड अलाउड, ठीक है, यहाँ पे टीचर जोर जोर से पढ़ती है, ठीक है। बिगनर्स वाइल इंगेजिंग इन डिस्कशंस, प्रिडिक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस, दिस मेथड एक्सपोजेस लर्नर्स टू रिच लैंग्वेज, वोकैबुलरी एंड स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे देखो टीचर अलाउड का मतलब होता है जोर जोर से पढ़ना, ठीक है, टीचर वो चीज़ करती है, लेट सपोज सेंटेंसेस हैं या स्टोरी है या जनरली रीड किया जा रहा है किसी भी चीज़ को, आपने देखा होगा हम बच्चों को बोलते हैं आप जहाँ जहाँ मैम रीड करिए वहाँ आप उंगली रखते जो फिंगर रखते हुए चलोगे, ठीक है, या पेंसिल की निब रखते हुए पॉइंट करते हुए चलोगे, मतलब आपको जो जो टीचर पढ़ रही है उसके साथ साथ पढ़ना है, ठीक है, और साथ में अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं धीरे धीरे बच्चे, जैसे जैसे पहले तो रीडिंग होगी समझ नहीं पाएंगे, पर धीरे धीरे रीडिंग के साथ अंडरस्टैंड भी करने लगते हैं क्या लिखा है, वो प्रैक्टिस से चीज़ें आती है, ठीक है, क्लियर है इतना। अभी देखो अभी तक हमने इंग्लिश हिंदी दोनों में किया, बट इस लैंग्वेज को करने का, इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसको करने का सही तरीका यही है कि हमें इसे इंग्लिश में ही करें, ठीक है। अभी तक मुझे जो है इस की नींव बनानी थी ताकि जो स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं वो एक बार समझे कि इंग्लिश है क्या, इस सब्जेक्ट को एक्चुअली कैसे पढ़ना है, वो चीज़ हो गई। अब हम हमारे पीडीएफ पे स्विच करते हैं, ठीक है, चलो फॉलो, देखो ऊपर वाले जो 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, यही पीडीएफ फॉलो करना, ये वाला मत करना, ये एग्ज़ाम में लिखते हो ना आंसर तो ये कम पड़ जाएगा इससे, ठीक है, मतलब ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं आंसर, इससे आपको समझ बेहतर तरीके से आ गया होगा। फॉलो ऊपर वाले ही 3 करना, उसमें अच्छा खासा कंटेंट लिखा है कि एग्ज़ाम में आप अच्छा खासा लिख पाओ, ठीक है। अब ये वाला भी पीडीएफ चाहिए हो तो ये मैं हमारी टेलीग्राम पे और मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगी, ये 12 पेज का पीडीएफ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला जो पीडीएफ है ये 40 पेजेस का है और आपको पता होगा ये पीडीएफ हमारा पेड रहता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हो अगर ज़रूरत लगती है तो। अब डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या होता है, देखो डायरेक्ट मेथड जो है ये इन्वॉल्व करता है स्टूडेंट को स्पीकिंग और लिसनिंग में, ठीक है, टू दी फॉरेन लैंग्वेज इन कॉमन एवरीडे सिचुएशन, मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चा उस लैंग्वेज को सीख रहा है, डायरेक्टली सीख रहा है। इसमें एक चीज़ और थी, इजी वर्ड्स में समझते हैं, वो पॉइंट पता नहीं कहाँ चला गया, चलो। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, बेसिकली आप डायरेक्टली इंग्लिश भाषा को सीख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हम एक भाषा से दूसरी भाषा नहीं सीख रहे हैं, डायरेक्टली अब इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि भाई आप उसको प्रैक्टिकली रोज़ अपनी दिनचर्या में लेकर आ रहे हो, रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो। जनरली इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग होती है, ठीक है, कि हम जब बातचीत कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी ओपिनियन बता रहे हैं तो इंग्लिश का यूज़ करें, सामने वाले की बातें जब सुन रहे हैं तो भी इंग्लिश का यूज़ हो, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो जब व्यवहार में, जब डेली बोलचाल में उस भाषा को लेकर आते हैं तो वो जल्दी सीखी जाती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश, जैसा कि इसका नाम है डायरेक्ट सीखना, डायरेक्ट मेथड है ये,
ठीक है। इससे देखो प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, फ्लुएंसी से बोल पाएंगे, तेज़ तेज़ बोल पाएंगे, स्पष्ट बोल पाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ लोग होता है ना, ढंग से बोल नहीं पाते इंग्लिश लैंग्वेज को, उन पता चल जाता है कि इंडियंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है अगर स्टार्टिंग के ही डेज से प्रिपेयर की जाए स्कूल टाइम से ही, तो वो फ्लुएंसी भी आ जाती है जो इंग्लिश भाषा में रिक्वायर्ड होती है। देखो दो तरह की इंग्लिश होती है, एक होती है ब्रिटिश इंग्लिश और एक होती है अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, तो आप इन्हीं दोनों की फ्लुएंसी अलग है। ठीक है, बोलने का ढंग अलग है, आप बंदे को देखते ही पहचान लोगे ये ब्रिटिश भाषा में बोल रहा है या अमेरिकन इंग्लिश में बोल रहा है, ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश। तो वो लहजा जो बात करने का है, इंग्लिश बोलने का, वो भी आ सके। ठीक है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो इससे जो लेसन है वो डायरेक्ट लेसन्स आर इन दी टारगेट लैंग्वेज ओनली। हम कोई दूसरी भाषा का यूज़ करके उसे नहीं पढ़ाते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं। जैसे अभी मैं आपको पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश पढ़ा रही हूँ लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे रही हूँ, ये डायरेक्ट मेथड नहीं हुआ। अगर मैं इसी को इंग्लिश में बोल के आपको सारा समझाऊँ दैट दिस 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 ये होता है, लेट सपोज कम्प्लीटली हम इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए भी, तो वो डायरेक्ट मेथड होगा। ठीक है, ये एवरीडे वोकैबलरी पे फोकस करता है, यानी कि रोज़ हमारे शब्द भंडार में शब्द जुड़ते चले जाते हैं। विजुअल एड्स आर यूज्ड इन टीचिंग वोकैबलरी, पर्टिकुलर अटेंशन मिलती है, यहाँ पे एक्यूरेसी आती है, लैंग्वेज से प्यार भी हो जाता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप देखो कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो। ठीक है, जनरली आप देखोगे जैसे कपिल शर्मा का शो है, अब वहाँ पे क्या होता है, कपिल को शुरुआती दिनों की बात बता रही हूँ, अभी तो कपिल बहुत महारत हासिल कर चुका है इंग्लिश में। शुरुआती दिनों में ना वो बंदा जो है वो इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश ही बोल पाता था। ठीक है, और उसको बोलना बहुत कुछ होता था पर इंग्लिश में सेंटेंसेस में बात करता था। क्यों? आती नहीं है लैंग्वेज, तो कम ही बोलना प्रेफर करते हैं जब नहीं आती है तो। लेकिन जब आपको वो भाषा आती है तो आपका मतलब आप प्रॉपर कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो अपनी बात को, आप जो बोलना चाहते हो वो उतना खुल के बोल पाते हो और उतना ही सामने वाले को समझा सकते हो, क्योंकि अब आप कॉन्फिडेंट हो गए, आपका शब्द भंडार बन गया है, आपको उसकी रूल्स पता है लैंग्वेज के, तो आप अपनी बात को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, अपनी जो उस भाषा में आपको अपनी बातें बतानी है वो ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे। ठीक है, चलो अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एडवांटेजेस हैं, ये अब एक बार आप रीड कर लेना। ठीक है, प्रिंसिपल्स हम देख लेते हैं, एडवांटेज वगैरह आप आगे देख लेना। ठीक है, मेथड समझ आ गया क्या है, अब उसके बाद लिखना बहुत आसान हो जाता है, सिर्फ एक बार रीड करना होता है। इसके देखो प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्ट यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज, हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को जो इंग्लिश है यहाँ पे, ताकि और हम बच्चे की जो नेटिव लैंग्वेज होती है जो वो घर पे बोलता है अपनी मदर टंग वगैरह, उसका बहुत कम यूज़ होता है, ना के बराबर ही यूज़ होता है, एक तरह से लगा लो। ठीक है, दूसरा होता है ओरल कम्युनिकेशन, यहाँ पे बच्चा जो है सुन भी रहा है और बोल भी रहा है। ठीक है, उसी में चाहे कोई डायलॉग है, कोई उसको अपनी बात कॉन्वर्जेशन करनी है, डायलॉग बोलने हैं, कोई रोल प्ले है, तो वो सब उसी भाषा में हो रहा है डायरेक्टली, किसमें? इंग्लिश में। कंटेक्चुअल एंड सिचुएशनल लर्निंग, यहाँ पे देखो हम बच्चे को किसी कंटेक्स्ट में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, लेट सपोज कोई सिचुएशन है या रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित कोई रियल लाइफ के टॉपिक्स हैं, उन पे बातचीत की जाती है डायरेक्टली उसी लैंग्वेज में, ताकि देखो बच्चे समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ और उस भाषा में को प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँ। ऐसा ना हो क्लास तक ही लिमिट रह गई है वो। ठीक है, सीमित रह गई है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आगे यूज़ कर पाएँ, जैसे कि अगर बच्चा कोई कस्टमर केयर का फ़ोन उठा रहा है उस पे इंग्लिश में आगे चल के बात कर पाए, ऑर्डर कर रहा है कहीं पे जाके कुछ रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर रहा है वहाँ यूज़ कर पाए, किसी ने उससे रास्ते में पूछ लिया कि कुतुब मीनार पहुँचने का रास्ता क्या है या फलाना जगह पहुँचने का रास्ता क्या है, तो वो इंग्लिश में उन चीज़ों को बता पाए। नेक्स्ट इज़ इंडक्टिव लर्निंग, यहाँ पे देखो ग्रामर रूल्स आर नॉट explicitly taught. लर्नर्स डिड्यूस ग्रामर पैटर्न्स थ्रू एक्सपोजर, यहाँ पे देखो हम पर्टिकुलरली ग्रामर को नहीं पढ़ाते हैं। शुरू में कोई भी बंदा है जो उस लैंग्वेज को बोलना शुरू करेगा वो बहुत गलतियाँ करेगा,
पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिस करते हुए चला जाएगा, अपने आप ही ग्रामर भी पता चल जाती है और सही यूज़ करना भी, ऑथेंटिक यूज़ करना भी उस लैंग्वेज का बढ़िया तरीके से आ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में हम अवॉइड करते हैं कि हम ट्रांसलेट करके ना पढ़ें, हम डायरेक्टली उसी लैंग्वेज को पढ़ें। ऐसा ना हो कि हम उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेट सपोज हिंदी से बेस बना के फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब वो नहीं होता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ जाते हैं आगे। 1 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे, तो थोड़ी देर रुकना। चलिए, अब है भाई इम्पोर्टेंस क्या है क्विज की, डिबेट्स की, ग्रुप डिस्कशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले क्विज को समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्विज जो है वो एक ब्रीफ असेसमेंट टूल है। ठीक है, जिसमें हम जो है एक ऐसा टास्क डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम बच्चे से क्वेश्चंस पूछेंगे। लेट सपोज एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर कंटेंट का एरिया हो सकता है। ठीक है, उससे संबंधित बच्चे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको उनके आंसर करना होता है। यही होता है क्विज। जनरली आपने देखा होगा जीके की क्विज जो है बहुत ज़्यादा स्कूल में ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं, पर ऐसा नहीं है सिर्फ क्विज जीके की होती है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी होती है, इंग्लिश की भी होती है क्विज। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या हैं? ठीक है, लैंग्वेज में इसके फ़ायदे कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पे बच्चे के पास जो नॉलेज है उसका एक असेसमेंट हो जाता है, बच्चे को और स्टूडेंट को फीडबैक मिल जाता है, एकदम इमीडिएटली फीडबैक कि कहाँ वो लोग स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कितना बच्चों को नहीं पता है। लर्निंग री यहाँ पे देखो बच्चों को री भी होते हैं, मतलब उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। ठीक है, कि हम यहाँ पे सही कर पाए और हम इस लेवल से इस लेवल पे पहुँच पाए हैं। एक्टिव लर्निंग होती है यहाँ पे बच्चों की, देखो बच्चे ना इन्वॉल्व हैं यहाँ पे एक्टिवली लर्निंग के प्रोसेस में। ऐसा नहीं है टीचर बोल रही है और बच्चे सुन रहे हैं, पैसिव नहीं है बच्चे, यहाँ पे एक्टिव हैं, वो लर्निंग का पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ असेसमेंट। यहाँ से देखो हम बच्चे की असेसमेंट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा क्विज वगैरह के बेसिस पे लाइक उसी को असाइनमेंट का पार्ट बना के हम बच्चे को जो है उसी के हिसाब से उसका मूल्यांकन भी कर देते हैं। ठीक है, मार्क्स वगैरह भी दे देते हैं। सॉरी, नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। क्विजेस प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद क्लियर गोल्स एंड बेंचमार्क्स। जब बच्चे को पता है उससे क्या होना है, क्लियर गोल्स हैं बच्चे के। ठीक है, क्विज के क्या गोल्स हैं, बच्चे के क्या गोल्स हैं, वो क्लियर है। अब अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं तो बच्चे के अंदर बहुत मोटिवेशन आ जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैं ये टास्क कर पाया और बढ़िया तरीके से कर पाया। ठीक है, बच्चों के हम लर्निंग गैप्स ढूंढ पाते हैं कि कौन से बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं और कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे उन पे हमें क्या टारगेट करने की ज़रूरत है। वो लेट सपोज बच्चा स्पीकिंग में गलती कर रहा है या उसको चीज़ें ही समझ नहीं आई, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो पकड़ पाते हैं हम मिस्टेक्स, और फिर उन लर्निंग गैप्स को पकड़ लिया एक बार तो फिर उनको फुलफिल करना आसान होता है। लर्न स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे देखो बच्चे के स्किल्स बढ़ते हैं। चारों स्किल्स की बात हम कर रहे हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। डिबेट है। डिबेट में क्या होता है भाई, या तो डिस्कशन होते हैं या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, दो पार्टीज होती हैं यहाँ पे, दो साइड्स होती हैं। ठीक है, तो एक हक में होती है जनरली, दूसरी विपक्ष में होती है। ठीक है, आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, पार्लियामेंट में क्या होता है, एक रूलिंग पार्टी होती है जो अभी के टाइम में बीजेपी की चल रही है, और दूसरी होती है ऑपोजिशन पार्टी। यही होता है, और ये दोनों आपस में डिस्कशंस करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। ठीक है, यही होता है। तो ऐसे ही डिस्कशंस, डिबेट्स जो है, जो डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं बेसिकली डिबेट्स हो गया। ठीक है,
ये डिबेट स्कूल्स में भी कंडक्ट कराई जाती हैं। इससे देखो बच्चे का कम्युनिकेशन अच्छा होता है, बच्चे को इंग्लिश का प्रैक्टिकल यूज़ करने को मिलता है, ठीक है। बच्चा अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सकता है, उसकी वोकैबलरी बढ़ती है, वो फ्लुएंसी के साथ बोल पाएगा, स्पष्टता आएगी, लेजिटिबिलिटी उसके अंदर आएगी, बहुत चीज़ें, बहुत है इसके फ़ायदे, ठीक है। चलिए, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखो ये किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, ये डिबेट इंग्लिश के टॉपिक पे नहीं होगी, पॉल्यूशन पे डिबेट हो रही है, ठीक है। तो स्पेसिफिक टॉपिक है, लेकिन होगी किससे, होगी इंग्लिश मीडियम में, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है डिबेट की, भाई ये क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक जो सोचने समझने की शक्ति है, सूझबूझ, वो बच्चे की बढ़ती है। दूसरा है रिसर्च स्किल्स बच्चे के अंदर आते हैं। अब देखो उसको जिस टॉपिक के बारे में बोलना है उसके बारे में थोड़ा रेडी होके आता है, ठीक है। तो उससे संबंधित जानकारी देखेगा, रिसर्च करेगा, एविडेंस अपने आर्ग्यूमेंट्स के सपोर्ट में कि भाई मुझे जो बहस करनी है तो मेरे पास उस बहस के लिए प्रूफ भी तो होने चाहिए, वो इकट्ठे करेगा, ठीक है। ये सब होगा। एक बच्चा अच्छे से कम्युनिकेशन करना चाहेगा, वो ऐसे शब्दों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का, ठीक है, यूज़ करेगा, मतलब पहले से ही उन्हें रेडी रखेगा, जिसमें जिस भी भाषा में इंग्लिश में दे रहा है अगर उस डिबेट को, तो उससे संबंधित सही शब्दों का चुनाव करेगा, ठीक है। एम्पैथी और टॉलरेंस बिल्कुल बंदे के अंदर आएगा कि भाई क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, अपने पॉइंट्स को कैसे औरों तक प्रेजेंट करना है, ओपन माइंडेडनेस बच्चों के अंदर आती है। और सबसे बढ़िया भाई पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस आता है, ऑडियंस को फेस करना आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशंस। अब देखो ग्रुप डिस्कशंस जो होते हैं ये स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्जेशंस होती हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ को, अपने पर्सपेक्टिव को कोलैबोरेटिवली, ठीक है, औरों के साथ मतलब रखते हैं। एक क्लास हो सकती है पूरी, लेट सपोज 40 बच्चों की क्लास है, टीचर ने 10-10 करके 4 ग्रुप बांट दिए और चारों जो हैं अब अलग अलग ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ग्रुप डिस्कशन का भी ना टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेट सपोज पॉल्यूशन है, कुछ भी, लेट सपोज XYZ ले लो, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। बट उस पे बच्चे जो कॉन्वर्जेशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वो करेंगे किस में, इंग्लिश मीडियम में ही। इससे भी देखो बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होते हैं, बच्चे की आलोचनात्मक शक्ति, सूझबूझ बढ़ती है, ठीक है। पर्सपेक्टिव टेकिंग, यहाँ पे बच्चा अपना व्यू पॉइंट रख सकता है, भाई अपनी ओपिनियन रख सकता है, वो क्या सोचता है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा देखो बोल रहा है, स्पीकिंग स्किल, उसके अंदर ग्रामर आई, लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी, फ्लुएंसी सब आ रहा है, ठीक है। राइट, लिसनिंग स्किल बच्चे के बढ़ते हैं। देखो अब पहले सुनेगा, ठीक है, फिर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, जब सुन रहा है तो अंडरस्टैंड कर रहा है तभी रिस्पॉन्ड कर पाएगा, तो इस तरीके से लिसनिंग स्किल अच्छी होती है, ठीक है। कोलैबोरेटिव एंड टीम वर्क बच्चे के अंदर आता है, औरों के साथ कैसे काम किया जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, टाइम को मैनेज कर पाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में मेरे को अपनी बात इतनी रखनी है, औरों की सुननी है, उनको रिस्पॉन्ड करना है। देन अपनी जो रियल लाइफ की नॉलेज है भाई, वो ऐसे डिस्कशंस में रख सकता है, ठीक है। अब देखो जब भी आपने देखा होगा, हम कोई मीटिंग वगैरह में जाते हैं, कुछ नए व्यक्तियों से मिलते हैं तो बातचीत करने लगते हैं। जैसे लेट सपोज आप किसी डिस्पेंसरी में बैठे हो, वहाँ पे एक आंटी आपके साइड में आके बैठ जाती हैं, जब तक आपका नंबर आ रहा है तो वो आपसे बात करने लगती है, अरे मेरे को तो ऐसे हो गया था, अच्छा आपको ये हो रखा है, मेरे चाचा की भतीजी को, नानी को पता नहीं हुआ था, तो जो है उसने ये करा था, आप भी करके देख लेना। ऐसे मतलब आपने देखा है, अप्लाई करने लग जाते हैं, हमारे पास ऑलरेडी जो नॉलेज होती है, तो इसी तरीके से ग्रुप डिस्कशंस में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, भाई देखो ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं, यानी कि पढ़ाने की जो सामग्री है उसमें चार्ट और पिक्चर्स का और रियल ऑब्जेक्ट्स का क्या यूज़ होता है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी ये। देखो चार्ट्स तो टीचर प्रिपेयर करती है, जो स्टेशनरी पे चार्ट्स मिलते हैं ना, उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है। हम उसको जब प्रिपेयर करते हैं, हेडिंग लिखी, फिर उसके अंदर जैसे नाउन का है तो नाउन लिखा, ठीक है, नाउन की डेफिनेशन लिखी,
फिर टाइप्स ऑफ नाउन के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया, हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी एक नाउन का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इस तरीके से एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और इसकी मदद से पढ़ाते हैं, ठीक है। ये किसी भी टॉपिक के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये बच्चे देखते हैं अच्छे से और पढ़ते हैं, इससे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। पिक्चर्स होती है भाई उस सब्जेक्ट से या जो लेसन आप पढ़ रहे हो उससे संबंधित जो पिक्चर्स हों, ठीक है। जैसे हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव्स में यानी कि विशेषण होता है एडजेक्टिव्स, हिंदी में मैं बता दूं। एक एग्जाम्पल है रेड कार। कैसी कार? रेड कार। रेड एडजेक्टिव यहाँ पे है, ठीक है। तो आप एक रेड कार की पिक्चर क्लासरूम में लेकर जाओगे और वो बच्चों को दिखाओगे, ठीक है। तो ऐसी पिक्चर्स का यूज़ क्लियर है, समझ रहे हो चार्ट और पिक्चर्स क्या हैं। अब देखो इसके बहुत फ़ायदे हैं, सिग्निफिकेंस है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। इससे लर्निंग अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि जो सुनते हैं वो फिर भी कम याद रहेगा, जो देखत है वो ज़्यादा याद रहवत है, ठीक है। कहावत है ये, जो दिखता है वो ज़्यादा मेमोरी में जाता है, ठीक है। क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होता है, मतलब कि क्लियर चीज़ें पता चलती हैं और ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्थित रूप से चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कि हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के लिए अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसका एग्जाम्पल ये, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अटेंशन एंड एंगेजमेंट। देखो बच्चे ना देखी ऐसे चार्ट्स वगैरह पे जो है देखने वाली चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनका एंगेजमेंट बढ़ जाता है, जबकि जब आप बोरिंग सी क्लास ले रहे हो जिसमें आप बोल रहे हो बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है। मल्टी सेंसरी लर्निंग होती है, यहाँ पे देखो बच्चों की आईज़ भी इन्वॉल्व हैं, ईयर्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टी सेंसेस बच्चे के इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेमोरी इन्हेंसमेंट है, बिल्कुल बच्चा जो देखता है तो वो याद ज़्यादा अच्छे से हो जाता है और एकदम से रिकॉल भी हो जाता है, अरे मैम ने वो चार्ट यूज़ किया था, कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो एकदम से चीज़ें रिकॉल होती हैं। तो इस तरीके से मेमोरी का इन्हांसमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये तो हो गया, ठीक है। इसको और देख लेना, इसके यूजेस इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। अब आते हैं रियल ऑब्जेक्ट्स पे। देखो रियल ऑब्जेक्ट्स होता है यानी कि कोई पिक्चर वगैरह उस ऑब्जेक्ट की नहीं ले जाना, ठीक है। जो आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित रियल ऑब्जेक्ट ही ले जाना। लेट सपोज एक प्लांट के ऊपर कोई पोयम है इंग्लिश में, ठीक है। तो आप रियल प्लांट ही दो तीन, कोई छोटा कोई बड़ा, वो ही क्लास में ले गए हो, ठीक है। आप कोई पिक्चर वगैरह नहीं दिखा रहे हो, आप डायरेक्ट प्लांट ही ले गए हो, ठीक है। ऐसा टॉपिक हो सकता है, ठीक है। या सोशल साइंस वगैरह में भी ना इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक छोटा सा टॉपिक बताते हो, आप अच्छे से समझ जाओगे, बहुत छोटी क्लासेस का है। हम बच्चों को फ्रूट्स का लेसन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स की पिक्चर ना दिखा के बच्चों को रियल जो फ्रूट्स होते हैं, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, वो असली के ही फ्रूट्स क्लास में ले जाएं और वो दिखा के बच्चों को पढ़ाएं, तो वो होगा रियल ऑब्जेक्ट्स को हमने यूज़ किया है अपनी क्लासरूम लर्निंग में, ठीक है। इसके काफ़ी यूजेस हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है CCE यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखो बहुत बार सिर्फ CCE लिखा आएगा तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब देखो ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली एग्जाम से रिलेटेड ही है, ऐसे समझो। ये 2010 में आया था, 2009-10 में आया था CCE, ठीक है। अब इसमें क्या था, राइट टू एजुकेशन के अंडर ये आया था और CBSE ने जो है इसको लेकर आए थे और स्टेट गवर्नमेंट्स सब, मतलब हर जगह इंडिया में ये लागू हुआ था। अब भी चल रहा है CCE, ऐसा नहीं है ख़त्म हो गया, ठीक है। एंड कंटिन्यूस का मतलब है लगातार। पहले क्या होता था भाई, साल में एक बार एंड में बच्चों के पेपर ले लिए जाते थे। अब सोचो उस बीच एंड के दिनों में जब मार्च में पेपर हो रहे हैं, फरवरी में, जब भी मार्च में होते थे जनरली,
पूरे साल का आप मूल्यांकन कि बच्चे ने क्या पढ़ा क्या नहीं सारा एक ही बार में पूछ रहे हो। कोई बच्चा उस टाइम पे बीमार हो गया, उसके तो ग्रेड्स या परसेंटेज लो चली जाएगी। उसके घर में कोई सिचुएशन हो गई उसी टाइम पे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से उभरने में 2-4 महीने लग जाते हैं एक बच्चे को। बच्चे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फील कर जाते हैं, समझ रहे हो चीज़ें। तो ये दिक्कतें आती थी एजुकेशन में। इसके अलावा बच्चे जो हैं इतना सारा उनको एक साथ याद करना पड़ता था, जबकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, पर जब थ्योरी लिखनी है तो याद करना है, तो पजल्ड हो जाते थे, स्ट्रेस में आ जाते थे, प्रेशर में आ जाते थे, कुछ सुसाइड केसेस भी हुए। अब देखो सारी चीज़ों को देखते हुए ये पता लग गया कि भाई एक बार एग्ज़ाम लेना साल के एंड में गलत है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद कंटिन्यूसली बच्चों का इवैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन यानी कि विस्तृत रूप से पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, सब कुछ देखना है इसमें, ठीक है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सारे एस्पेक्ट आने चाहिए, ये बात की गई। अब इसके बाद क्या होता है, सीसीई के अंदर बता रही हूँ। एफए होते हैं 4 साल में, 4 एफए होते हैं। एफए मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एसए होते हैं सम्मेटिव असेसमेंट 2, ठीक है। समझिएगा, बहुत ज़रूरी बात है, ये सब लिखना है आपको। अब 2 सेशन होते हैं, एक होता है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, ठीक है। दूसरा होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। पहले होगा FA1, फिर होगा FA2, फिर होगा SA1। इसको बोलते हैं टर्म 1, ठीक है। दूसरा है टर्म 2, ठीक है। टर्म 2 अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। इसमें अब होगा FA3, FA4, SA2, ठीक है। ये छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जिनको स्कूल्स में यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, पेरियोडिक टेस्ट, वीकली टेस्ट, इन सब नामों से जाना जाता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का होगा ये, ठीक है। सम्मेटिव असेसमेंट 1 को जनरली हम हाफ ईयरली के नाम से जानते हैं, मिड टर्म एग्जाम्स। इसको हम एनुअल एग्जाम्स के नाम से जानते हैं, लास्ट में जो एंड में होते हैं, ठीक है। अब समझना, यहाँ पढ़ाया हुआ आया 2-3 चैप्टर, यहाँ 2-3 चैप्टर डाल दिए, उसका एग्ज़ाम ले लिया। अब जितना भी कोर्स है, लेट सपोज मैथ्स है, मैथ्स के अंदर जो है 8 चैप्टर हैं पूरी बुक में, तो 4 इस ऐसे में आएंगे और बाकी के बचे हुए 4 इस ऐसे में आएंगे, ठीक है। अब ये जो 4 लेसन है, इसमें से कुछ FA1 में, कुछ FA2 में, हो सकता है कुछ ना भी आए। लेट सपोज इसमें एक ही चैप्टर दिया, ठीक है, इसमें चैप्टर 2-3 दे दिया, 4 का FA नहीं हुआ, वो डायरेक्टली SA में आया, ऐसे हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हो चीज़ें। अब इनकी परसेंटेज भी होती है भाई। हर एक FA जो है वो 10% का होता है, मार्क्स वेटेज बता रही हूँ, 10%। तो टोटल हो गए चारों FA 40% के, दोनों ऐसे होते हैं मिला के 60% के, दोनों, ये वाला भी 30%, ये वाला भी 30%, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो जो FA होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये ड्यूरिंग द लर्निंग होता है, ड्यूरिंग द लर्निंग, जब लर्निंग हो रही है तभी FA कंडक्ट कराया जाता है। समझिएगा बात को। बच्चा स्कूल गया, 8 से 10 बजे तक उसका एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 10 बजे के बाद वो घर नहीं आ जाएगा, 10 बजे के बाद उसकी लर्निंग चल रही है, बाकी पीरियड्स होंगे, वो बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेगा, हो सकता है वो जिसका पेपर दिया उसी सब्जेक्ट की भी क्लास और वो भी पढ़ रहा है, तो लर्निंग भी चल रही है, पेपर भी हो रहा है, FA भी हो रहा है। पर जब ऐसे होते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा, बच्चा स्कूल जाता है, पेपर दे के घर आ जाता है, अगले दिन एक प्रिपरेटरी लीव होती है, फिर उससे अगले दिन पेपर होता है, तो ये आफ्टर द लर्निंग होता है। इस टाइम पे लर्निंग प्रोसेस साथ में नहीं चलता, लर्निंग हो चुकी होती है, उसके बाद ऐसे होता है।
ये इनके बीच डिफरेंस है। ठीक है, ये सब CCE में यही आया है, ये सब लिखना है, इसके टेबल्स बनाओ, बढ़िया तरीके से आंसर लिखो। अब है एम ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखो हम बच्चों को इवैल्यूएट कर पाएँ और गाइड कर पाएँ एजुकेशन के सभी एस्पेक्ट में, ये इसका पहला जो है एम है। दूसरा है बच्चे के लर्निंग आउटकम बढ़े, बच्चे के हम स्किल्स पे काम कर पाएँ, उसकी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक एबिलिटीज़ का विकास हो, डेवलपमेंट हो, उसकी रेगुलर असेसमेंट हो, ऐसा ना हो साल में एक ही बार असेसमेंट हो रहे हैं, बच्चे का स्ट्रेस और प्रेशर कम हो। ठीक है, बच्चे का यहाँ पे जो है प्रोलिक्टिक टीचिंग हम उसको करें। ठीक है, इंस्ट्रक्टर्स बढ़ें, तो ये सब जो है इसके अंदर था। इसके कुछ फीचर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है, कि भाई इसमें स्कॉलास्टिक यानी कि एकेडमिक्स भी हो और नॉन एकेडमिक्स भी हो। ठीक है, यानी कि हर तरह से बच्चे का हम ये भी देखें उसकी लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड, सोशल वैल्यूज़ कैसे हैं। कहीं जो पढ़ा है वो किताबों तक ही तो सीमित नहीं है, तो वो को स्कॉलास्टिक से पता चलता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक बार इसको रीड करना है। टॉपिक इतना ही है, थोड़ा रीड करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं गुड टेस्ट आइटम के, साथ में ऐसे टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बताने हैं एग्जाम्पल्स के साथ। देखो गुड टेस्ट आइटम यानी कि गुड क्वेश्चंस बेसिकली कौन से होंगे, उसमें वैलिडिटी हो। ठीक है, वो वैलिड हो इन नेचर, ऐसा ना हो उन पे कोई बाद में सवाल उठे कि ये गलत है सही है। ठीक है, वो सिलेबस से रिलेटेड हो, बच्चे लैंग्वेज ऐसी हो जो बच्चों की एज और क्लास के हिसाब से हो। ठीक है, ग्रेड के हिसाब से हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। ठीक है, तो वैलिड इन नेचर होना चाहिए। दूसरा है रिलायबल, यानी कि गुड टेस्ट वो होगा भाई जिस पे हम विश्वास कर सके। गुड टेस्ट समझ रहे हो, मतलब पूरे पेपर की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो रिलायबल हो, बच्चे डरे नहीं उससे। ठीक है, तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर हो, यानी कि हम यहाँ पे सभी को सामान्य मान के चल रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चों को सेम पेपर मिलेगा, सेम टेस्ट आइटम मिलेगा। ठीक है, तो सभी उसको कर पाएँ, ऑब्जेक्टिविटी सभी के लिए सेम जो है अपॉर्चुनिटीज़ उसके अंदर हों। ठीक है, सेम क्वेश्चन सबके लिए हों, सेम पैटर्न सबके लिए हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी का होना उसमें बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिविटी से यहाँ पे एक चीज़ और है कि भाई हर कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर सभी डोमेन्स उसके अंदर कवर हो रहे हों। ठीक है, नॉर्म्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसको फॉलो करें। लेट सपोज उस टेस्ट में 2 यूनिट ही आनी है जिसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं, तो वो वही कवर करे, ऐसा ना हो दूसरा कोई और आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द क्वेश्चन सिलेबस आ गया है। ठीक है, अब ऐसे टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, तो देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जो लॉन्ग वाले होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जो 16 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इस तरह से, तो वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे एक एग्जांपल है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल साइंस। देखो इस ये टॉपिक हर पेडागोजी सब्जेक्ट में है। आप जिस पेडागोजी सब्जेक्ट में इसको पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश के क्वेश्चन का एग्जाम्पल देना। ठीक है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मॉडर्न सोसाइटी, कंसिडर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, सपोर्ट योर एनालिसिस विद रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, उन पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। इसका एक सैम्पल रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से आंसर एक लिखा जा सकता है। इसके बाद आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। देखो शॉर्ट टाइप में ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इनमें पॉइंट की बात लिखनी होती है, कंसाइज्ड और फोकस्ड आंसर इसका रिक्वायर्ड होता है जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत ब्रीफ में नहीं जाना है, सीधा की मेन बात पे आना है। जैसे कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन दी
प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल, इसका सैम्पल रिस्पॉन्स। अब छोटा आंसर, शॉर्ट नोट्स है तो ठीक है। इसके बाद तीसरा भी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में एमसीक्यू भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, और ट्रू फॉल्स आ गए, मैच दी फॉलोइंग आ गए, तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, लैंग्वेज क्या है और साथ में एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं इंग्लिश के डिफरेंट स्कूल लेवल्स पे। तो देखो, लैंग्वेज जो है वो उसके अपने साइन एंड सिंबल्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सिस्टम होता है जिससे लोग, ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट करते हैं। कुछ साइन एंड सिंबल्स हर एक लैंग्वेज के होते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिससे इंसान जो है अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, इमोशंस को, भावनाओं को, अपनी ओपिनियन को, व्यू पॉइंट को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के सुनता भी है। ठीक है, मतलब उसके दूसरे के उसको पता भी चलते हैं। लैंग्वेज के जनरली 4 स्किल्स होते हैं, दैट इज़ LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, रीजन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से लैंग्वेजेस चेंजेस होते हैं। ठीक है, सो ये लैंग्वेज के बारे में रहा। अब देखो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एम्स क्या होते हैं। देखो, एम्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, मतलब इन्हें जल्दी सी कंप्लीट नहीं किया जाता है, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो सब्जेक्ट को पढ़ के अचीव होंगे। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इनको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लगता है, शॉर्ट टर्म के लिए ये होते हैं। ठीक है, लेट सपोज एक यूनिट पढ़ के वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं, या एक चैप्टर पढ़ के ही वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ मेरी लाइफ का एम है और लोगों की हेल्प करना, मेरे मम्मी पापा के लिए एक अच्छी लाइफ देना। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म हुआ। और अभी मैं बोलूँ मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं एक कार खरीदूं। ठीक है, तो वो अभी पूरा हो सकता है। ठीक है, तो वो एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया, मे बी 1 साल 2 साल में। और एम जो हो गया वो लॉन्ग टर्म हो गया, मम्मी पापा की सेवा इज़ लाइक वो लॉन्ग टर्म चलेगा, पूरा जीवन मुझे करनी है। समझ रहे हो? तो ये फ़र्क है एम एंड ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, या मम्मी के लिए खाना बनाना है, वो ऑब्जेक्टिव में आ गया, वो क्विकली हो सकता है। ठीक है, ऐसे थोड़ा ऐसा एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, बाकी इसको एक बार रीड करोगे। जैसे एम्स हैं भाई, बच्चे की वोकैबलरी इन्हांस हो, यानी कि शब्द भंडार बढ़े, बच्चे मोटिवेट हों उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, बच्चे उस लैंग्वेज का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझ पाएँ। अब ये 1-2 चैप्टर से तो नहीं होगा, पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, राइट। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बच्चे के अंदर आए, यानी कि बोल चाल में एक कॉम्पिटेंस फीलिंग आए, ताकि उस लैंग्वेज को वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। बच्चे की उस इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी उस भाषा से इंक्रीज़ करना। ठीक है, ये पॉइंट हटा दो, ये इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव्स जनरली हैं। ठीक है, लेट सपोज इसको इस तरीके से ना करके, लेट सपोज एडजेक्टिव्स के हैं। एडजेक्टिव्स के एम्स क्या होंगे कि भाई बच्चे डिफाइन कर पाएँ एडजेक्टिव्स को, इसके टाइप्स पता चलें। ठीक है, यूज़ कर पाएँ इस एडजेक्टिव्स को डेली बोलचाल में, बच्चे के जो है यूज़ कर पाएँ एडजेक्टिव्स को। ठीक है, और रिकॉग्नाइज कर पाएँ जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें
कोई अगर जैसे यूज़ करता है एडजेक्टिव्स को, रिकॉग्नाइज कर पाए एडजेक्टिव्स को इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को एक टॉपिक से रिलेटेड लिख देना, ऐसे ज़्यादा आसान आपको होगा। एक टॉपिक या दो टॉपिक भी ले सकते हो, एडजेक्टिव्स ले लिया, दूसरा प्रोनाउन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। देखो यहाँ पे गुड हैंड राइटिंग दो तरीके से ले सकते हैं हम, ठीक है। एक होता है जो लेखक वगैरह होते हैं ना, अच्छा लिखते हैं, एक वो हैंड राइटिंग हो सकती है। दूसरा है एक वो हैंड राइटिंग है जो लिखावट की बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखावट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला है लेजिटिबिलिटी, यानी कि स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत लोग ना खिचड़ पिचड़ लिख देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। गुड हैंड राइटिंग मतलब साफ सुथरा स्पष्ट लिखा हो, लेटर सही से समझ आ रहा हो। जैसे मैं एक बहुत गलती करती हूँ, मैं वाई को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देती हूँ, नीचे ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। ये बचपन में एक हैबिट पड़ गई थी ऐसे वाले फॉन्ट्स को देखते हुए, ठीक है। बुक्स वगैरह में वो नीचे ही ख़त्म हो जाता था, लेकिन टीचर ने ऐसे सिखाया था, मैंने बुक वाले को फॉलो किया। अब अगर मैं लिखूँगी ना, देखना फ्लुएंसी, मैं इसको नीचे ख़त्म कर देती हूँ, टॉय, ये नीचे ख़त्म करने की आदत पड़ गई है, ठीक है। तो लेजिटिबिलिटी मतलब स्पष्ट होना चाहिए जो भी लेटर वर्ड आप बना रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। देखो साइज वगैरह, स्पेस बीच में कितना स्लांट रखना है। स्लांट मतलब देखो ये तो सीधा हो गया, स्लांट मतलब थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है। तो और जो अलाइनमेंट है, ठीक है, कि कुछ स्टूडेंट्स आपने देखा होगा यहाँ से ही शुरू नहीं करते, कोई यहाँ से शुरू करा, कोई यहाँ से, कैसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, आपको एक ही तरीके से एक ही जगह से शुरू करना है, वो अलाइनमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी में आएगा सब। देन लेटर फॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर बीच बीच में स्पेस छोड़ना है, स्लांट प्रॉपर होना चाहिए, अलाइनमेंट, साइज जो है प्रॉपर। बहुत बच्चे ना छोटा छोटा लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे, कुछ समझ आ रहा है नहीं, दिस इज़ द वे। एक प्रॉपर जो इस बच्चों की वो 5 लाइन इंग्लिश कॉपी या 4 लाइन इंग्लिश कॉपी रखी जाती है, वो इसलिए रखी जाती है, ठीक है। प्रेशर कंट्रोल हो, रिदम और फ्लो बने, तो ये कुछ गुड हैंड राइटिंग की करेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। अब कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी लिखा है, वो भी आगे आप लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, फिर करते हैं। नेक्स्ट इज बायलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश विद डायरेक्ट मेथड। देखो हमें डायरेक्ट मेथड पता है क्या होता है, बायलिंगुअल को समझते हैं, ठीक है। बायलिंगुअल मेथड होता है भाई बच्चे की जो पहली भाषा है, जो ऑलरेडी वो अपने घर से सीख कर आया है, उसकी वो नींव बना के हम दूसरी भाषा बच्चे को पढ़ाते हैं। जैसे कि जनरली हिंदी स्पीकिंग लोग इंडिया के अंदर ज़्यादा हैं, ज़्यादा बच्चे हिंदी बोल पाते हैं, ठीक है। और भी भाषाएं हैं बट मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। थोड़ा हिंदी भाषा बच्चे ने घर में बोलनी सीखी है, अब उसकी मदद से हम बच्चे को दूसरी भाषा इंग्लिश जो है वो सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बायलिंगुअल मेथड हो गया। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, the bilingual method involves using the learner's native language alongside the target language during instruction. The native language is gradually reduced. धीरे धीरे देखो ये जो native language है, जो पहले से सीख के आया, ये धीरे धीरे हम कम कर देते हैं और जो टारगेट लैंग्वेज है हमारी उस पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि एक बार इसकी नींव से हमें ये लैंग्वेज सिखानी है, फिर धीरे धीरे उसका यूज़ कम, इसका यूज़ ज़्यादा, ठीक है। तो ये होता है बायलिंगुअल मेथड। इसका पहला है कोड स्विचिंग, ठीक है। कोड स्विचिंग मतलब वही है नेटिव लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को सिखाना, स्विच करना दूसरी लैंग्वेज पे, वो है कोड स्विचिंग। ट्रांसलेट करके हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई होम, ऐसे ट्रांसलेट करके। देन वोकैबलरी बिल्ड करते हैं बच्चे की, जैसे होम, ठीक है, घर को होम बोलते हैं ऐसे करके। आपने देखा होगा जनरली हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी या इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज का यूज़, ठीक है, वो वोकैबलरी बिल्डिंग के लिए होता है।
देन कल्चरल कंटेक्स्ट, हम देखो जो भी भाषा पढ़ते हैं ना उस साथ में उसका कल्चर भी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी अगर हिंदी पढ़ता है ना विदेश में बैठा भी, तो वो यहाँ के कुतुब मीनार के एग्जाम्पल्स, ताजमहल के एग्जाम्पल्स, या होली दिवाली के अपठित गद्यांश, वो सब अपने आप सीख जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे फ्रेंच पढ़ रहे हो तो फ्रेंच में पेरिस से जुड़ी चीज़ें, फ्रांस से जुड़ी चीज़ें, आईफिल टावर से जुड़ी, ये सब अपने आप आ जाती है, उनका कल्चर, उनका खान पान, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रामर फोकस। देखो एक जब भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड से, तो वहाँ पे ग्रामर पे उसका फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो ग्रामर ना रूट्स है एक लैंग्वेज की, ठीक है। तो रूट्स अगर एक बार पकड़ ली तो अपने आप जो है आगे पेड़ तो खड़ा हो ही जाता है, ठीक है। देन स्लो ट्रांजिशन, ठीक है, यहाँ पे हम धीरे धीरे उस ट्रांजिशन को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जल्दी सी हमने हिंदी की मदद से इंग्लिश सिखा दिया, ठीक है, या किसी नेटिव भाषा की मदद से इंग्लिश को सिखाया तो फटाफट किया, नहीं, ये स्लो ट्रांजिशन है कि फिर धीरे धीरे पहली भाषा कम हो जाएगी और इंग्लिश उठती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की मैराथन क्लास। आई होप इस ये क्लास जो है आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड बाकी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनको ज़रूर करिएगा, हो सके तो इस पीडीएफ से करिएगा, बिकॉज आपको एक चीज़ दिखी होगी कि यहाँ पे इजीली पॉइंट वाइज चीज़ें लिखी हैं तो समझने में आसान है एज़ कम्पेरेटिव टू बुक्स, ठीक है। तो आसान मटेरियल को चुनिएगा, आसान तरीके से करिएगा ताकि टाइम बचे और ज़्यादा क्लियर तरीके से चीज़ें समझ आएँ, राइट। बाकी कोई डाउट्स इससे रिलेटेड हों तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आप अगली मैराथन क्लास किस सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप इस क्लास को एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये क्लासेस उन तक भी पहुंच सके, उनकी भी हेल्प हो सके एंड हमें भी थोड़ा सा व्यूज़ में बेनिफिट हो सके। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब, राइट।